जिसे रेशम मार्ग कहा गया था। रेशम जो है यह एक सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और यह भारत से लिया गया शब्द है। यूरोप में सामंतवाद था। सामंतवाद का पतन करने के लिए जो एक धर्म युद्ध हुआ था जेरूसलम, और हम जब जाएंगे समुद्र में तो हम डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे, ऐसा उनका थोड़ा मेंटालिटी थी। और हमारे बिहार बोर्ड की जो क्या कह सकते हैं शिक्षा विभाग के जो भी सदस्य अधिकारी हैं उनके अनुसार जो है ये 60 गुना मुनाफा हुआ। अब देख लीजिए कि कितना 34 गुना का फर्क है भारत के डेटा में और बिहार के डेटा में। इसलिए तो बिहार अलग लेवल का है भाई, अलग लेवल ऑफ बिहार है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास की, और इसमें हम चलेंगे एक सीरीज पे जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 60 घंटे की क्लास होगी जो पर डे चलेगी। और इसमें इसका जो भी PDF होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, जिसका लिंक बायो में दे देंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज हम बात करते हैं विश्व इतिहास में भौगोलिक खोजों की। आखिर भौगोलिक खोज कैसे शुरू हुई और इसका क्या प्रभाव रहा। तो आज का जो हेडिंग होगा भौगोलिक खोजें। तो जो इसका पृष्ठभूमि होगा, तो पृष्ठभूमि में बात करेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का आपस में संपर्क क्या था, कैसे था आपस में संपर्क और किसका किसका आपस में संपर्क था। तो इसमें आएंगे पहले इंडस वैली सभ्यता अर्थात सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसकी जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन का मतलब है कि उस समय का ही दोनों सभ्यताएं थी, और यही कारण रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में आपसी वस्तुओं का आदान प्रदान यानी कि व्यापार होता था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसे व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग था जो चीन से प्रारंभ होता था। चीन से जो रोड प्रारंभ होता था वह पूरे मध्य एशिया तक जाता था, और यही जिसे रेशम मार्ग कहा गया था। रेशम जो है यह एक सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और यह भारत से लिया गया शब्द है, समझे। रेशम मार्ग मध्यकाल में यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था। जो मध्यकाल था, जो मिडिवल जो समय था, उस समय जो मध्य यूरोप में था वो था सामंतों का बोलबाला, और इसी के लिए आप सुनते हैं। और जैसा कि आप सुनते हैं कि जो मध्यकाल था उसमें यूरोप में सामंतवाद था। सामंतवाद का पतन करने के लिए जो एक धर्म युद्ध हुआ था जेरूसलम नामक ईसाइयों के बीच, और ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच जो युद्ध हुआ उसे धर्म युद्ध कहा गया था, और यह कहाँ लड़ा गया था, जेरूसलम में। तो चलिए अब बात करते हैं मध्यकाल में विश्व के कई क्षेत्र अलग थलग पड़ा था। मध्यकाल तक इसका कोई अता पता नहीं था, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि का कोई पता नहीं था कि यह भी कोई देश है या महाद्वीप है, और उसका अन्य क्षेत्रों से संपर्क नहीं था, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ भाग, कुछ अफ्रीका का क्षेत्र, मतलब एशिया में भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसका कोई अता पता नहीं था। और इसी के साथ कुछ नई खोज हुई। तो नई खोजों में आने वाली बाधाएं, जो नई खोज जो होने वाली थी उसमें जो कुछ बाधाएं आ रही थी, तो आखिर वो कौन कौन सी बाधा थी। तो विश्व के भौगोलिक स्थिति का पूर्णतः ज्ञान न होना। उस समय जो था कोई भी नक्शा नहीं था हमारे पास, कोई भी मैप था ही नहीं कि हम जान पाए कि हाँ कहाँ से क्या है, कैसा है रास्ता, कैसा नहीं। और उस समय एक लोगों में भ्रांति भी थी। यूरोपीय लोगों का मानना था कि यह पृथ्वी चपटा है और हम जब जाएंगे समुद्र में तो हम डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे, ऐसा उनका थोड़ा मेंटालिटी थी। और ऐसा लिखा भी गया है। किस चीज़ में लिखा गया है, तो लिखा गया है बाइबल में, ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी चपटा है। अब बात करते हैं समुद्री यात्रा के लिए पर्याप्त साधन न होना। जैसे उस समय जो था समुद्री यात्रा के लिए पर्याप्त साधन नहीं था, जैसे कि जहाज नहीं था, जो एक उच्च कोटि का जो जहाज था वो नहीं था, दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था,
साथ में दूरबीन भी नहीं था। और इस सब के बिना समुद्र में जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, जिसको पुर्तगालियों ने सबसे पहले पूरा किया। और यही कारण रहा कि पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले समुद्र में उतरे। तो समुद्री यात्रा कष्टदायक व हास्यदायक भी था। मतलब जो समुद्री यात्रा था वो कष्टदायक भी था और डरावना भी था। और इसी के समय हो गया 11वीं से 12वीं सदी में, 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो अभी वर्तमान में इजराइल में है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ। जेरूसलम को ही लेकर एक युद्ध हो गया, जिसका नाम पड़ा धर्म युद्ध। क्या नाम पड़ा? धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ? जैसा कि हमने पूर्व में बताया, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच। तो एक साइड आ गए मुस्लिम धर्म जो यूरोप के थे, और दूसरा आ गए एक जो आ गए ईसाई धर्म जो यूरोप के थे, और दूसरा आ गए मुस्लिम धर्म जो अरब के थे। समझे? जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के बाद जेरूसलम पर अरबों का अधिकार हो गया। अरबों के बाद नई शक्ति के रूप में तुर्क साम्राज्य का उदय हुआ। तुर्क साम्राज्य, तुर्क डायनेस्टी जो सुनते हैं वो यहीं से आया था। समझे? तुर्की साम्राज्य। और इसके बाद तुर्कों ने 1453 में, कितना में? 1453 में कुस्तुबनिया पर अधिकार कर लिया। एक कुस्तुबनिया जो नाम का एक जो जगह था, उस पर भी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इसके बाद कुस्तुबनिया पर अधिकार होने के कारण यूरोपीय लोगों का एशिया के साथ व्यापार बंद हो गया। जो कुस्तुबनिया जो था वो एशिया में आने जाने का एक माध्यम था, मतलब रास्ता था। अब वहाँ पे तो तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अब तो यूरोपीय लोगों का आना जाना उन्होंने बंद कर दिया। और कुछ टैक्स बहुत मात्रा में टैक्स लगा दिए, जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तुर्की कुस्तुबनिया से निकलने पर यूरोपीय लोगों से भारी टैक्स वसूलते थे, भारी कर वसूलने लगे, जिससे कि वे, हमने पहले बताया, जो ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूलेंगे तो अराजकता फैलेगी, अराजकता फैली तो इससे एक क्रांति उत्पन्न हुई। तो 1488 में बार्थोलोमियो जो एक नाविक व्यापारी था, बार्थोलोमियो डियास पुर्तगाली एक व्यापारी था। समझे? उसने दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ तक आके उत्तम अंतरिम तक आकर वापस चला गया, क्योंकि उसके बाद उसने देखा कि इधर तो कुछ है ही नहीं, एक वीरान जलमग्न बहुत बड़ा समुद्र था। समझे? इसके बाद आया कोलंबस। कौन आया? इसके बाद आया कोलंबस आया। तो 1492 में, कितना में? 1492 में कोलंबस भारत की खोज हेतु निकला। भारत की खोज हेतु निकला, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए भारत आने के एक नए मार्ग के खोज हेतु निकला। समझे? 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हाँ, अमेरिका की खोज की इसलिए है कि हम लोग उससे पहले नहीं जानते थे, 1492 से पहले नहीं जानते थे कि अमेरिका भी एक द्वीप है या देश है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं था हमारे अथी में। इसके बाद अमेरिका के लोगों को किसने? कोलंबस ने रेड इंडियन रेड इंडियन कह दिया अमेरिका के लोगों को। और स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पूसी, कौन? स्पेन के नाविक अमेरिको वेस्पूसी ने इसे एक महाद्वीप बताया। जो 1492 में कोलंबस लौट आया खोज करके, उसके बाद स्पेन के एक नाविक थे जिनका नाम था अमेरिको वेस्पूसी, उन्होंने जाकर इसे एक महाद्वीप बता दिया, महाद्वीप घोषित किया। इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण हो गया। मतलब जिसने अमेरिको नामक जो एक वैज्ञानिक नाविक थे, उन्होंने उसे एक द्वीप कहा, और उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की। यहाँ पे है होना चाहिए वास्को डी गामा ने भारत आने की एक मार्ग की खोज की। लेकिन अब बुक में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, बस हो सकता है कि एग्जाम में नंबर काट ले और आपका सिलेक्शन ना हो, इसलिए हम इससे बच के चलेंगे। ठीक है? जैसे बुक में हो वैसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने समझ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। यहाँ पे
क्लियर लिखा हुआ है, समुद्र से आने वाले मार्ग का खोज कौन करता है? वास्को डी गामा, भारत आने का। अब वास्को डी गामा अबुल मजीद भारतीय व्यापारी व पथ प्रदर्शक था। वास्को डी गामा का जो भारतीय व्यापारिक जो मित्र था या उसका पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अबुल मजीद। उसकी सहायता से केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर, कहाँ पे? कालीकट नामक बंदरगाह जो अभी वर्तमान में केरल में है, पूर्व में भी केरल में ही था, उसे जैसे मालाबार तट भी कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचा। कब पहुँचा? 17 मई 1498 को। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा यह देखने को, आपको मिलेगा कहीं कहीं 23 मई 1498, 23 मई 1498, या कि उस समय जो 2 कैलेंडर चलते थे, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक ब्रिटिश कैलेंडर। तो अभी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर का अस्तित्व खत्म हो गया और अब ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं चलता है, अब ब्रिटिश कैलेंडर चलता है, समझे। और इसी के लिए 2 डेट में डिफरेंस है, लेकिन जो ऑथराइज जो डेट है वही है 17 मई 1498। और यह कहाँ पे आया? कालीकट नामक बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर जमेरीन, जो वहाँ का शासक था, मतलब वहाँ का राजा था उस समय, जमेरीन नामक शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, समझे। ऐसे भी नमूना थे भारत के लोग पहले, तो क्या किया जा सकता है। इसके बाद वास्को डी गामा भारत से वापस गया, तो जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाला लेकर गया भारत से वापस यूरोप में, तो वहाँ पे इसको 26 गुना, कितना? 26 गुना मुनाफा हुआ था उन वस्तुओं में। तब भाई कोई भी जाएगा तो अब सोचेगा कि भाई हम बार बार जाएं, और इसका 26 गुना मुनाफा हुआ। और यहाँ पे हमारे बिहार बोर्ड के जो क्या कह सकते हैं, शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, उनके अनुसार जो है ये 60 गुना मुनाफा हुआ था। अब देख लीजिए कि कितना 34 गुना का फर्क है भारत के डेटा में और बिहार के डेटा में। इसलिए तो बिहार अलग लेवल का है भाई, अलग लेवल ऑफ बिहार है। और 1519 में मैगलन ने जहाज में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मैगलन नामक एक नाविक थे, उन्होंने 1519 में, कितना है? 1519 में, आप सोच लीजिए आज से 500 साल पहले 1519 में जहाज में बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिए। मतलब यहाँ से प्रशांत महासागर से गए, यहाँ से जैसे प्रशांत महासागर से गए, और फिर उधर से आते हुए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर होते हुए आकर यहाँ पे फिर प्रशांत महासागर, दोनों आई से चक्कर पूरा। इसके बाद मैगलन ने बताया कि विश्व के सभी समुद्र या महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने बताया कि उन्होंने जब गए तो उन्हें देखा कि यहाँ से हम प्रशांत से स्टार्ट किए हैं, तो इधर जाके हिंद महासागर, इसके बाद इधर जाके आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और फिर ये आके यहाँ प्रशांत महासागर में ही मिल गए। मतलब कि पृथ्वी गोल है, उस समय भी प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 होगा। और इसी के साथ आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे उनको यह वीडियो सेंड करें, समझे। और इससे होगा कि आपका एक डेटाबेस मजबूत हो जाएगा। जो विश्व इतिहास जो आप लोगों को बहुत पहाड़ लगता है ना, उसको हम इजी कर देंगे, एकदम इजी वे में आप देखिएगा। और मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।